नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग ये धातु व अधातु लेसन पढ़ चुके हैं। आज इनके जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन बात करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमने इन क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करा है, कितने आसान तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि तभी पता चलेगा कि हमने किस क्वेश्चन का आंसर कितने शॉर्ट तरीके से, कितने सरल तरीके से आपको बताया है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, जो ऑप्शनल के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शनल में आपका क्वेश्चन क्या दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ बात हो रही है विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आप जानते होंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। और जो अपनी एक दूसरी परिभाषा कि जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वो सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करती है। सबसे ऊपर आपकी आती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस प्रकार आपकी धातु आती है। सबसे नीचे आपकी सोना चांदी वो धातु है, क्योंकि सोना सबसे कम क्रियाशील धातु होती है आपकी, मतलब लगभग एक क्रियाशील होती है, वो आसानी से वायुमंडल में किसी से क्रिया नहीं करती। हम बात करते हैं कि ये आपका युगल प्रदर्शित करता है। इनमें से कोई एक है जो विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, कौन सा है वो पूछा आपसे। तो अब देख लो, पहला है कि आपको NaCl विलयन में एवं कॉपर धातु। बात करते हैं भाई, हम लोग कहते हैं कहने मतलब NaCl की अभिक्रिया हम लोग कॉपर के साथ करते हैं। तो आपको पता है कि कॉपर धातु NaCl को Na को विस्थापित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि जो सोडियम होती है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, कॉपर आपकी कम क्रियाशील धातु होती है। इसका मतलब ये अभिक्रिया नहीं हो सकती, कॉपर सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकती। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, उसकी अभिक्रिया आपको एल्यूमिनियम के साथ करती है। ये भी अभिक्रिया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एल्यूमिनियम की तुलना में मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील होती है, ये भी आपकी नहीं होगी। अगली है FeSO4, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करनी है? सिल्वर चांदी के साथ। तो चांदी की तुलना में लोहा जो अभिक्रिया होती है वो ज्यादा क्रियाशील होती है, तो इसका मतलब ये भी अभिक्रिया आपकी नहीं हो सकती। इसका मतलब आपकी अभिक्रिया होगी ये होगी, आपको देख सकते हो भाई AgNO3, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करेंगे? कॉपर के साथ करेंगे। आगे जाके आपका किस प्रकार बनेगा? CuNO3 कॉपर नाइट्रेट, और आपकी Ag हो जाएगी अलग। इसमें क्या होता है, जो कॉपर धातु होती है वो इसकी तुलना में चांदी की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होती है। इसका मतलब कॉपर धातु चांदी को आपकी विस्थापित कर सकती है। इसी को आपकी कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ये आपकी होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया का आंसर नंबर अपना हो जाएगा डी, हो जाएगा डी आपका इसका राइट आंसर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो, लोहे के फ्राइंग पैन की बात करते हैं। फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? आपको लोहे को जंग से बचाने की उपयुक्त विधि पूछी, मतलब इनमें से सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? बढ़िया विधि कौन सी है? देखो, ग्रीस लगाकर। तो ग्रीस लगाने की तुलना में पेंट बढ़िया है। पेंट की तुलना में जिंक धातु की परत चढ़ाकर, जिसे बोलते हैं यश दे लेपन। क्या बोलते हैं? यश दे लेपन। यस तेलेपन, इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा जिंक धातु की परत चढ़ाकर। आप लोग यदि आपको पूछे ना कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, यहाँ उपयुक्त आ गया। ऐसे विधि की बात करें जंग से बचाने की, तो यह भी आपकी विधि। ग्रीस लगाना की भी आपकी लोहे को जंग से बचाने की है, पेंट भी है। तो उपयुक्त उचित उपयुक्त इन सब में से उपयुक्त है जिंक की परत चढ़ाकर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, वह यौगिक जल में विलय है। ये तत्व कौन सा हो सकता है? भाई हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसकी अभिक्रिया हम लोग ऑक्सीजन के साथ करते हैं, O2 के साथ करेंगे, और उसका जो यौगिक बनेगा उसका गलनांक भी आप उच्च गलनांक होगा, और वो यौगिक जल में विलय भी है, घुलता भी है। जिसका मतलब होता है आपका लोहा होता है वो जल में नहीं घुलता, सिलिकॉन भी नहीं घुलता। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का अपना गलनांक कुछ नहीं होता। इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम, सी होगा। आपको यदि पूछे ना कि
कोई धातु धातु कौन सी, कोई कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उस गलनांक वाले यौगिक बनाता है और वो यौगिक जल में विलय भी है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर है कैल्शियम, सी है, ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन कैल्शियम हो गया। अगला है चौथा क्वेश्चन आपका, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि कारण पूछा है कि भाई जिंक की तुलना में हम लोग टिन का लेप क्यों करते हैं जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं। तो कारण सीधा सा बताना आपको, जो टिन होती है उसका प्रतीक Sn होता है, जिंक का प्रतीक Zn होता है। जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है, क्योंकि टिन होती है वो आपकी जिंक की तुलना में कम क्रियाशील होती है, या ऐसे बोल सकते हैं टिन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील धातु होती है, इसी कारण हम लोग टिन का लेप करते हैं। तो इसका कारण क्या है, कारण आपको दे रखा है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, नहीं ये कोई मतलब नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक बहुत अधिक है, नहीं ये कोई कारण नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है, तो ये तो गलत है अपना। इसका कारण ये है आपका कि टिन की अपेक्षा जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए वो मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील होता है तो वो खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए कम अभिक्रियाशील धातु है टिन, इसीलिए क्या करते हैं कि टिन का लेप करते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका सी। आगे चलते हैं अपना, आपको एक कारण पूछा है, कारण क्या दे रखे हैं, कारण दे रखे एक प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 है। एक तो आपका हथौड़ा है, देखो आपको एक हथौड़ा दे देते हैं, एक हथौड़ा है, एक साइड में आपको बैटरी बल्ब तार स्विच दिया हुआ है। तो दो ऑप्शन, दो क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन पूछे हैं कि इनका उपयोग कर धातुओं और ये धातुओं के नमूनों के बीच में आप कैसे विभेद कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं पहले हथौड़े की बात करते हैं, एक नंबर ए ऑप्शन उठा लेते हैं अपना, ए में हम लोग बात करते हैं हथौड़े की। तो आपको पता है कि हथौड़ा यदि कोई धातु है आपकी, धातु और ये धातु में हम लोग विभेद कैसे करेंगे, पहले हम लोग धातु की बात करते हैं। तो धातु को हथौड़े से पीटने पर उसमें आघात वर्जनीयता का गुण आएगा, किसका गुण आएगा, आघात वर्जनीयता, आघात वर्जनीयता। आघात वर्जनीयता का मतलब होता है कि आप धातुओं को पीट कर उसकी चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि धातुओं में आघात वर्जनीयता का गुण होता है। तो इसमें आपको धातु में विविध, हथौड़े से कैसे पता लगाएंगे, ये धातु हथौड़े से पता लगाने का एक ही ऑप्शन अपने पास है कि हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग धातुओं को पीटते हैं तो धातुओं को पीटने पर वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। या यहाँ बात करते हैं ए धातु की, हथौड़ों को यदि आप ए धातु से पीटते हैं, ए धातु से, ए धातु होती है आपकी, ए धातु में आपकी भंगूर होती है। तो भंगूर होती है वो आपकी क्या हो जाती है कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। भंगूरता का गुण आप जानते हैं कि कोई बाहर से बल लगाते हैं या दाब लगाते हैं या किसी हथौड़े से नए धातु को पीटते हैं तो उसमें भंगूर के कारण वो धातु, ए धातु आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। अब इसकी बात करते हैं कि यदि आपको एक साइड में आपको बैटरी दे रखी है, आपको एक बैटरी दे रखी है, एक तार दे रखा है, बल्ब दे रखा है, एक तार दे रखा है और एक स्विच दे रखी है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रकार का परिपथ बना लेते हैं। परिपथ में ये आपकी यहाँ पर बैटरी जोड़ दी, ठीक है, बैटरी के साथ में आपको स्विच भी दिया हुआ है, मतलब कुंजी भी जोड़ देते हैं हम लोग ये, और यहाँ पर एक बल्ब भी जोड़ दिया है। और इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ हम दो ऑप्शन बना देते हैं, ए और बी बना देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए और बी के बीच में किसी धातु का यदि हम लोग यहाँ तार जोड़ेंगे तो आपका बल्ब चलेगा, बल्ब आपका जलेगा। तो पता लगा सकते हैं कि धातु और ए धातु में विभेद कैसे करेंगे। यदि आप यहाँ पर धातु का तार जोड़ोगे, धातु का तार जैसे जोड़ोगे, चाहे लोहे का बात कर लेते हैं, कॉपर की बात कर लेते हैं, चांदी का बात कर लेते हैं, यदि आप उनका तार जोड़ोगे, तार जोड़ने पर ये बल्ब जलेगा। जबकि ये धातु का आप यदि यहाँ पर तार जोड़ोगे तो आप, क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है, ये धातु विद्युत की क्या होती है, कुचालक। यदि यहाँ पर आप तार धातु का जोड़ोगे तो बल्ब जलेगा, ये धातु को जोड़ेगा तो आपको बल्ब नहीं जोड़ेगा। इनके बाद आगे आपको दे रखे हैं कि धातुओं और ये धातुओं के विभेदन के लिए परीक्षणों की उपयोगिताओं का आंकलन कीजिए। उपयोगिता अपने को पता है कि धातु की बात करते हैं, धातु विद्युत की सुचालक होती है, धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक है, जब ये धातु विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। हम लोग यहाँ पर धातु का कोई भी तार काम में लेते हैं तो धातु का तार काम में लेंगे, जहाँ बल्ब जलेगा, चाहे वो लोहे का हो, चाहे आपका चांदी का हो, चाहे सोने कोई सी भी धातु हो, बल्ब जलेगा। ये धातु का यदि हम तार यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब आपका नहीं जलेगा। हथौड़े से धातु और धातु विभेद कैसे करेंगे, यदि हथौड़े से धातु को पीटते हैं तो उनको पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि धातु में आघात वर्जनीयता का गुण होता है। और दूसरा अपना ए धातुओं की बात करते हैं, ए धातुओं को यदि आप हथौड़े से पीटते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। दूसरा अपना बी है, उसमें हम लोग यदि धातुओं को
पेंट्री, कुंजी, बल्ब जोड़ देते हैं, तार जोड़ेंगे धातु का, यदि यहाँ पर तार जोड़ेंगे ए और बी के बीच ऑप्शन के बीच में यदि धातु का तार जोड़ते हैं तो आपका बल्ब जलेगा, क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और जबकि आपकी जो ए धातु होती है वो विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा। 6 क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपको 6 आपका दे रखा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। मैंने आपको इसके बारे में जो लेसन है उसमें बता भी रखा है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे होते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अम्ल के साथ विक्रिया करेगा, क्षार के साथ विक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। इसमें पूछा है 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो हम बात करते हैं, एक तो आपका होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा आपका हो जाएगा आंसर जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये आपके दो इस प्रकार के धातु ऑक्साइड है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसके साथ में आपका कौन सा हो गया, Zn और जिंक ऑक्साइड। ये इस प्रकार के दोनों धातु ऑक्साइड है आपके, जो आपके अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यदि आपको पूछे ना उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये आपकी कौन सा ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। जिनकी जो रासायनिक समीकरण है हमने जो पीछे पार्ट दे रखा है जिसमें धातुओं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है उसकी परिभाषा क्या वहां पर आपको दे रखी है। यदि आप देखना चाहते हो पीछे जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। आपको भाई ऐसा बताना है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। एक तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि उन 2 धातुओं के नाम बताओ जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। तो आपको मैंने सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी धातुएं हैं, कोई भी धातु है वो, चाहे वो लोहा हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी 2 धातु हैं जिनका नाम आप उठाकर लिख दो कि वो क्या धातु क्या होती है कि वो हो हाइड्रोजन को किसी अम्ल से विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ऊपर जो आपकी सक्रियता श्रेणी में जो धातु है, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे आपके आयरन हो, कोई भी धातु है वो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। और जो नीचे वाली धातु है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। आपको 2 धातुओं के नाम पूछा है तो मैं नाम लिख देता हूँ भाई। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, लोहे आयरन की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम की बात कर ली। ये ऐसी धातुएं हैं जो लोहे को तनु अम्ल से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। आगे पूछा 2 धातुओं जो ऐसा नहीं कर सकती, तो उसमें आप नीचे 2 धातु कौन सा दी है, सिल्वर चांदी का नाम लिख दो, Au सोने का नाम लिख दो, प्लेटिनम पीटी का नाम लिख दो। जो भी धातु हैं जो नीचे आती है सक्रियता श्रेणी में, जो नीचे जो भी धातु आती है आपकी, कॉपर का नाम लिख सकते हैं। जो धातु आपके नीचे आती हैं हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में, वो धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं हैं आपकी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में आप क्या पूछ रखे हैं, किसी धातु कोई धातु M दे रखी, कोई भी धातु हो सकती है। M धातु में विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, आपको पता है कि अभी आज के समय में विद्युत अपघटनी परिष्करण या विद्युत अपघटनी अपचयन विधि जो अपनी जो अशुद्ध धातु होती है उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने की सबसे प्रचलित और सबसे फेमस विधि है, और इसके या आसान विधि भी बोल सकते हैं। इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अशुद्ध धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। अशुद्ध धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करने की आज के समय की सबसे प्रचलित विधि है, उसका नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। उसमें आप में 3 ऑप्शन होते हैं। एक आपका एनोड होता है, इसमें नाम दे रखा है। एक तो आपका एनोड हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया, और इसमें पूछा है विद्युत अपघट्य। एक हो गया आपका विद्युत अपघट्य। इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। क्वेश्चन ने पूछा है कि कोई धातु M में विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड लेते हो, एक कैथोड हो गया, विद्युत अपघट्य किस प्रकार बनाएंगे, मतलब आप विद्युत अपघटनी अपचयन विधि या विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा अशुद्ध धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो उसमें आप एनोड किसका बनाते हो, कैथोड किसका बनाते हो, और विद्युत अपघट्य किसका बनाते हो। तो अब मैं बात करता हूँ कि जिस धातु को अपने शुद्ध करना है
उस धातु में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एनोड हमेशा अशुद्ध धातु का बनता है। किस धातु का बनता है? अशुद्ध धातु। और कोई भी धातु हो, जिस धातु को हम शुद्ध कर रहे हैं, अशुद्ध धातु का अपना एनोड बनेगा। और कैथोड होता है वो हमेशा शुद्ध धातु का बनता है। किस धातु का बनता है? शुद्ध धातु का। तीन ही ऑप्शन है इसमें आपके। एनोड क्या होता है? एनोड हमेशा अशुद्ध धातु की एक छड़ होती है, और कैथोड होता है आपकी शुद्ध धातु की छड़ होती है। विद्युत अपघट्य की बात करते हैं, विद्युत अपघट्य उसी धातु का लवण विलीन होगा। आपकी इच्छा होगी कि मैं इसे विद्युत अपघट्य परिष्करण विधि में कॉपर को शुद्ध करूंगा, तो आपको कॉपर का विद्युत अपघट्य बनाना होगा। कॉपर का विद्युत अपघट्य जैसे कॉपर सल्फेट का हम लोग कॉपर सल्फेट या कॉपर का लवण विलीन हम लोग इसमें काम में लेंगे। तो आपको पता चल गया कि विद्युत अपघट्य परिष्करण विधि क्या होती है। अशुद्ध धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करने की सबसे प्रचलित विधि है। उसके बाद जो एनोड होती है, वो एनोड आपकी अशुद्ध धातु की छड़ होती है, कैथोड आपकी शुद्ध धातु की छड़ होती है, और विद्युत अपघट्य उसी धातु का लवण विलीन हम लोग काम में लेंगे। उसी धातु का क्या काम में लेंगे? लवण विलीन काम में लेंगे। जब हम लोग उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु की जो छड़ होती है वो एनोड, वो धीरे धीरे उस विद्युत अपघट्य में घुलने लगती है, और जो शुद्ध धातु होती है वो शुद्ध धातु कैथोड पर जाकर चिपक जाती है। अंत में हम लोग कैथोड को बाहर निकाल के शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है। प्रत्युष नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है? देखो, सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर गर्म किया उसने, मतलब आपको सल्फर की बात करते हैं। सल्फर आपको पता है जिसका परमाणु क्रमांक आपका 16 होता है, और उसका प्रतीक भी S होता है, जिसे गंधक भी बोलते हैं। उसने क्या किया है? उसने स्पैचुला में लेकर उसको गर्म किया है, मतलब सल्फर चूर्ण को गर्म किया। गर्म करने से क्या कि चित्तरे के अनुसार एक परत नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। मतलब उसने जो उसमें से जो गैस निकली है, वो आपको ये पूछना चाहता है कि कौन सी गैस निकली है। उसने सल्फर को गर्म किया, ये सल्फर को जलाया है गर्म करके, तो आपको पता है गैस कौन सी निकली। वो बात है कुछ जैसे आप इस चित्र को देख सकते हो, ध्यान से देख लो, ये देख लो भाई। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर अपना 9 है, उसमें ये पूछा है कि ये देखो, हाथ में सल्फर पाउडर से भरा हुआ स्पैचुला, मतलब कोई चम्मच को स्पैचुला बोलते हैं। अपना चम्मच में ये देखो, इसके अंदर सल्फर चूर्ण ले रखा है, नीचे आपका बर्नर ले रखा है। बर्नर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। देखो, गर्म कर रहे हैं इसको, किसको? सल्फर के चूर्ण को या सल्फर के पाउडर को गर्म कर रखा है। ऊपर आपकी एक परत नली लगा रखी है, उस परत नली को उल्टा कर रखा है। परत नली को हाथ से चिमटे में, हाथ देखो परत नली पकड़ने वाला चिमटा दे रखा है, उसमें आपने परत नली को उल्टा कर रखा है, उस गैस को एकत्रित किया है। मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप सल्फर के पाउडर को जला रहे हो, सल्फर के चूर्ण को जला रहे हो, वायुमंडल में कोई भी चीज जलती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। यदि उस गैस के बारे में पूछ रहा है कि गैस की क्रिया क्या होगी, पहले आपको पूछ रहा है गैस की क्रिया क्या होगी, मैं आपको ये बता देता हूँ गैस कौन सी होगी। आपको पता है कि सल्फर होती है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ जलेगी, तो आगे जाके आपकी जो गैस बनेगी वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगी। क्योंकि वो वायुमंडल में किसी भी आप पदार्थ का दहन करते हैं, किसी भी वस्तु का दहन करते हैं, वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है आपका। तो आगे इसमें पूछा आपको सूखे लिटमस पत्र पर क्या क्रिया होगी। भाई लिटमस पत्र की बात, सूखे लिटमस पत्र की बात करते हैं। सूखे लिटमस पत्र के पर कोई क्रिया नहीं होगी। हम सीधा सा लिख सकते हैं कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी अपनी। आप पूछे आर्द्र लिटमस पत्र की बात करते हैं। आर्द्र का मतलब होता है जिसमें नमी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिटमस पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कब काम करते हैं? जो आपका इसमें जो बनने वाली जो सल्फर डाइऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, वो अम्लीय धातु ऑक्साइड है। अब आपको पता है लिटमस पत्र हमेशा अम्ल होता है, वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। आधा लिटमस पत्र होगा वो नीले को, मतलब जो आधा लिटमस पत्र आपका यदि नीला है तो नीला किस कलर का हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। नीला लिटमस पत्र किस में परिवर्तित हो जाएगा? लाल में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे। एक है कि गैस की क्रिया क्या होगी। गैस आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय धातु ऑक्साइड है। अम्ल आपको पता है नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद मेरे क्या ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण की, जो ऊपर की अभिक्रिया मतलब इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया हमने जो लिखी है वही होती है आपकी संतुलित का मतलब है आपको अभिकारक और उत्पाद गणों के बराबर करना। अभिक्रिया अपने सल्फर को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सल्फर को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का निर्माण होता है। इसको संतुलित पहले से और की क्या संतुलित करती है, दोनों तरफ अभिकारक उत्पाद के अणुओं की संख्या आपकी क्या है?
समान है। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 दे रखे हैं लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताने हैं आपको। तो पहला तरीका आप बता सकते हैं पेंट करके। पेंट करके आप लोग क्या कर सकते हो, लोहे को जंग के द्वारा बचा सकते हैं। दूसरा ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, लेकिन मैं आपको बढ़िया बता देता हूँ, यस दे लेपन। यस दे लेपन प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक धातु की परत पर चढ़ाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अपना यस दे लेपन बोलते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बता दिया, पेंट करके, विद्युत लोहे पर यस दे लेपन की परत चढ़ाकर, पॉलिश करके, तेल या ग्रीस लगाकर, वो भी बोल सकते हैं, या विद्युत लेपन विधि द्वारा उसके ऊपर जिंक और कॉपर धातु का लेपन करके। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ये अपना पेंट करके, पॉलिश करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, या यस दे लेपन की परत चढ़ाकर, कोई भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 11 क्या पूछ रखा है? एकदम सरल सा छोटा सा क्वेश्चन है। 11 आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या बता रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ए धातु कैसा ऑक्साइड बनाती है? ए धातु हमेशा अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है, क्योंकि ए धातु ऑक्साइड आपका किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगी? अम्लीय ऑक्साइड। क्योंकि जो धातुएं होती है वो सारी ऑक्साइड का निर्माण करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ए धातुएं अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। उसके साथ में बता सकते हैं उदासीन ऑक्साइड भी बनते हैं कुछ। तो अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर आपकी ए धातुएं होती है, वो एक तो निर्माण करती है अम्लीय ऑक्साइड का, उसके साथ में किसका निर्माण होता है? उदासीन ऑक्साइड का। आपको सिर्फ इतना ही बताना है। इसलिए यदि समीकरण लिखना चाहते हैं, ए धातु ऑक्साइड में CO2 हो गया, उसके विक्रिया हम लोग ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तो आगे जाके आपका क्या बनेगा? ए धातु ऑक्साइड के अब आगे अपने को यदि इसमें निर्माण करना है, तो ऑक्सीजन के साथ निर्माण, ए धातु ऑक्साइड के विक्रिया ऑक्सीजन के साथ करना। ऑक्सीजन इसमें आपको पता है CO3 कार्बोनेट बनेगा, या और भी अभिक्रिया यदि सार के साथ करते हैं या किसी और के साथ करते हैं, भाई सार के साथ यदि अभिक्रिया करते हैं, जैसे CO2 की अभिक्रिया हम लोग सार के साथ करते हैं, CaOH2 के साथ करते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, ए धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया सार के साथ करते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ में किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के साथ करेंगे इससे अपने कार्बोनेट का निर्माण होगा, CO3 का निर्माण होगा, जो कि आपका एक प्रकार का अम्लीय ऑक्साइड होगा। और इसके साथ में किसका निर्माण होगा? उदासीन ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 12 में आपको सिर्फ कारण बताना है कि कारण क्या है। 12 नंबर आपको क्या दे रखे हैं कि जो प्लेटिनम होती है, प्लेटिनम धातु के बारे में आप जानते हैं। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। कारण बताओ क्यों किया जाता है कि प्लेटिनम सोना और जो चांदी होती है, एक तो चमकीली होती है, चमकीली होने के साथ में ये वायुमंडल में आसानी से किसी अन्य धातु और धातु के साथ क्रिया नहीं करती तो उनके ऊपर किसी अन्य पदार्थ की परत नहीं चढ़ती, जंग नहीं लगता, तो उनका उपयोग किस में किया जाता है? लंबे समय तक वो पदार्थ, ये धातु होती है, अन्य किसी धातु के साथ क्रिया नहीं करेगी तो उनकी चमक वैसी ही बनी रहती है। तो इसीलिए इनका उपयोग किस में किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इनका मुख्य कारण होता है कि ये वायुमंडल में किसी अन्य धातु और धातु के साथ क्रिया नहीं करती है, स्वतंत्र। जब हम लोग निकालते हैं इनको पृथ्वी से खोद कर, तो भी अपनी मुक्त रूप में किसी अन्य धातु के साथ में नहीं मिलती, स्वतंत्र रूप में अपने को प्राप्त होती है। तो इसका मेन कारण है अपना कि ये धातुएं वायुमंडल में किसी अन्य धातु के साथ क्रिया नहीं करती, और ये चमकदार धातुएं होती हैं और लंबे समय तक रहती है, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में काम करता है। अगला है अपना सोडियम की बात करते हैं। पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? मतलब मिट्टी के तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? आपको पता होगा कि सोडियम, पोटेशियम और जो लिथियम जो धातुएं होती है, वो वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वायुमंडल में आग पकड़ लेती है, इसीलिए उनको किसके अंदर संग्रहित किया जाता है? तेल के अंदर, मिट्टी के तेल के अंदर, जिसको केरोसिन का तेल बोलते हैं। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये ऐसी धातु है जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और इन्हें वायुमंडल में खुला छोड़ने पर यह क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वायुमंडल में आग पकड़ लेती है, इसीलिए हम इसे केरोसिन के तेल या मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। इसके बाद आपका सी ऑप्शन पूछे हैं कि एल्यूमिनियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में बनाने में किया जाता है। उसमें क्यों किया जाता है कि एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु जरूर है, लेकिन वो खाना बनाने वाले बर्तनों
भाई बर्तन बनाने में उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। अच्छा सुचालक का मतलब होता है जो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है उसमें खाना जल्दी से तैयार हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि वो खाने के साथ खाद्य पदार्थों के साथ इतनी जल्दी से क्रिया करता नहीं। उसमें जो हम लोग खाना तैयार करते हैं, खाना तैयार करने लोहे की तुलना में एल्यूमिनियम के धातु के बर्तन अच्छे माने जाते हैं। कि उसका मुख्य कारण है कि ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। ऊष्मा का क्या है कि अच्छा सुचालक, आप इसमें बता सकते हो। अगला है इसमें निष्कर्षण। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड एसिड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। आपको पता है कि कार्बोनेट एसिड को किस विधि द्वारा किया जाता है? निस्तापन विधि द्वारा। निस्तापन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कार्बोनेट जो एसिड होते हैं पहले हम लोग उनको ऑक्साइड में बदलते हैं। ऑक्साइड में बदलने के बाद उनका अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। सल्फाइड एसिड को ऑक्साइड में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? भर्जन विधि द्वारा किया जाता है। भर्जन विधि के द्वारा हम लोग क्या कैसे करते हैं आपको ये भी पता है। कार्बोनेट एसिड को हम सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके उनको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। सल्फाइड एसिडों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर उनको किस में परिवर्तित करते हैं? धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। फिर उनका कार्बन के साथ अपचयन करके शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन नंबर आपको 13 दिया हुआ है, देखो आप ध्यान से। क्वेश्चन दिया हुआ है आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते समय उसे देखा होगा ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने के लिए प्रभावी क्यों होते हैं। अब हम बात करते हैं तांबे के, चाहे कोई भी बर्तन है उनको हम लोग नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। क्यों करते हैं? कारण क्या आपको ये बताते हैं कि तांबे के जो मलिन बर्तन है, मैं आपको पहले तांबे की विशेषता बता देता हूँ। तांबा आप जानते हो जिसका उपयोग हम लोग विद्युत धारा के जो वायर होते हैं उनके बनाने में काम लेते हैं। लेकिन तांबा वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है? भाई जो आपको पता है कि हम लोग जो तांबे की बात करते हैं, तांबे का प्रतीक अपना सी हो गया। अब तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कौन से रंग की परत चढ़ जाती है? हरे रंग की परत चढ़ जाती है। मतलब तांबा वायुमंडल पर पहले तांबे के ऊपर चमकीला होता है, भूरे रंग की परत होती है। तांबे पर धीरे धीरे हरे रंग की परत चढ़ने लग जाती है। हरा रंग आपका पदार्थ होता है कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 हो जाएगा। कॉपर कार्बोनेट जो हरे रंग का पदार्थ होता है उसको पदार्थ को अब आपको पता वो एक सारी पदार्थ होता है। मेन कारण है कि वो सारी पदार्थ होता है। आपका सारी पदार्थ होता है किस कलर का होता है? हरे रंग का कलर में। पहले आपको सल्फर के साथ होता है वो अपना सही है। ये अपना आपको इसमें मेन रीजन ये लिखना है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को, तांबे के बर्तन होते हैं वो पहले भूरे रंग के होते हैं, चमकदार होते हैं, लेकिन उनकी वायुमंडल में उपस्थित वो चमक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। खत्म होकर उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हरे रंग की जो आप पूछ रहे हरा पदार्थ क्या, वो कॉपर कार्बोनेट पदार्थ होता है, वो सारी होता है। और आपको पता होगा नींबू और इमली की बात करते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं। अब अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे लवण और जल बन जाएगा। मतलब लवण के साथ में जो आपका हरा पदार्थ है वो उसको हम लोग वहां से गायब कर सकते हैं, क्योंकि लवण के रूप में वो जल के साथ उसको धोकर निकाल सकते हैं। तो आपको पूछा ना क्यों साफ करने के लिए प्रभावी क्यों है? क्योंकि तांबे के मलिन बर्तन, तांबा वायुमंडल में जो उनकी चमक भूरे रंग की चमकदार होती है, चमक होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हरे रंग की जो आपकी परत चढ़ती है ना वो हरा पदार्थ होता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट एक सारी पदार्थ होते हैं। सारी पदार्थ को हम लोग उदासीन कैसे करते हैं? उसके साथ अम्ल की अभिक्रिया करके। अब आपको पता है नींबू और इमली की बात करते हैं। भाई नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल होता है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण और जल बनेगा। लवण के रूप में उस हरे पदार्थ को या वापिस उसको कॉपर को हम लोग ये चमकदार कर सकते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया हम लोग क्षार के साथ करेंगे तो ही ऐसा संभव है, नहीं तो संभव नहीं है अपना। क्योंकि जो आपका ये कॉपर कार्बोनेट ये सारी पदार्थ है, इमली और नींबू की बात करते हैं, इन दोनों में अम्ल की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है? रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं व धातु विभेद कीजिए। इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे प्रयोग के आधार पर पूछे। मेन क्वेश्चन आपका यही है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और ए धातु में अंतर बताना है। भौतिक गुणधर्म के आधार पर ऐसे नहीं बताना कि धातु चमकीली होती है, ए धातु है चमकीली। ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि वो इसका सीधा वो रीजन लिखते हैं, धातु है चमकीली होती है, ए धातु चमकीली नहीं होती। धातु ठोस कठोर होती है, ए धातु कठोर नहीं होती। धातु आघात में तन्यता का गुण होते हैं, ए धातु में नहीं होते। धातु में तन्यता का गुण होता है, ए धातु में तन्यता का गुण होता है। आपको ये आंसर नहीं लिखना। आपको आंसर क्या लिखना है? आपको आंसर लिखना है पहला इसका पॉइंट बना के लिख देंगे। भाई धातुएं होती है वो धनायन होती है।
धातु क्या होती है? धनायन। धातु तो आपकी होती है धनायन, और इसके विपरीत हम लोग लिख देंगे तो आपकी ए धातु होती है वो ऋणायन होती है, ऋणायन। अब आपको होता है धनायन कब बनती है? जब कोई भी तत्व होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, कोई धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, जबकि ए धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? ग्रहण। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करती है वो तो धनायन बनेगी, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करेगा वो ऋणायन बनेगी। धातु आपकी धनायन होती है, ए धातु आपकी क्या होती है? ऋणायन होती है। पहला पॉइंट आप बना के ये लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 आप लिख सकते हो कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन के, भाई अम्ल धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करेंगे तो अपनी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब जैसे हम समीकरण में आपको बता देता हूँ, धातु की जिंक धातु की अभिक्रिया हम तनु अम्ल के साथ करता हूँ, H2SO4 के साथ करूंगा, आगे जाके आपको बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 + H2। इसका मतलब है धातु की अभिक्रिया हम लोग अम्ल के साथ करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ करने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, जबकि ये धातुओं में नहीं होता। दूसरा कारण आप लिख सकते हो, क्योंकि ये धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती नहीं। तो दूसरा पॉइंट हो गया, धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ करने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, जबकि ये धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इसमें अगला दे रखा है अपना तीसरा है कि धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सारी ऑक्साइड का निर्माण करती है। कौन से ऑक्साइड का? सारी ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये लो, मैं सबसे मेन पॉइंट, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सारी ऑक्साइड का निर्माण करती है, जबकि ए धातु आपकी होती है, ए धातु आपकी एक तो अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है, अम्लीय ऑक्साइड के साथ में उदासीन ऑक्साइड का भी निर्माण करती है। उदासीन, इसमें हम लोग लिख सकते हैं सारी ऑक्साइड के साथ में सार का भी निर्माण करती है, सार का निर्माण। तो इसमें 3 पॉइंट तो बहुत होते हैं, 3 मेन, क्योंकि इसकी आपको यदि इनकी समीकरण भी साथ लिखनी पड़ती है, 3 के 6 बन जाएंगे। आपको यदि समीकरण लिखनी है तो मैंने पीछे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उनमें आप उनका समीकरण भी देख सकते हैं। सीधा मैंने कारण बताया, तो धातु होती है वो धनायन होती है, क्योंकि धनायन कब बनता है? जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? त्यागती है, तब धनायन करती है। ऋणायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है। इसके बाद में धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, जबकि ये धातु होती है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती नहीं। और अगला है कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सारी ऑक्साइड का निर्माण करती है, सारी ऑक्साइड के साथ में सार का भी निर्माण करती है, जबकि ये धातु ऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड और उसके साथ में उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद अपने 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति है, प्रत्येक घर में सोनार बन के जानता है। मान लो कि राजू नाम का एक व्यक्ति है, यहाँ मान लिया हमने राजू नाम का कोई व्यक्ति है, वो प्रत्येक घर में, मतलब राजू है वो एक सोनार का काम करता है, राजू नाम का व्यक्ति है वो सोनार बनकर जाता है, और उसने पुराने और मलिन सोने, मतलब मलिन का मतलब होता है थोड़ा बहुत उसके ऊपर उसकी चमक थोड़ी खत्म हो जाती है, मैले से मान सकते हैं। पुराने व मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचा है। राजू है उसने ढोंग रचा दी, इस बात को बोल दिया कि मैं जो मलिन सोना है, पुराना सोना है, उसको एकदम चमकदार कर दूंगा आपका। तो चमकदार करने का वो उसने ढोंग रचा दिया, कोई संदेह किए बिना एक महिला उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं करती है और अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, और जिसे वह एक विशेष विलियन में डाल, उसके पास, राजू के पास एक विशेष विलियन है, उस विलियन के अंदर उन कंगन को डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है पहले की तुलना में। मान लो कि उन पहले का वो उनका जो तोला मान सकते हैं या कितने, जैसे 5 तोले का जो अपने 5 तोले के थे या 10 तोले 8 तोले के कंगन थे, उनका वजन अब 5 तोले बचा है, उनका वजन काफी कम हो जाता है। कोई महिला बहुत दुखी होती है, तरक वितरक के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है, मतलब लास्ट में वो ये बात उसको कहनी पड़ती है कि इसका वजन कम मैंने किया है। तरक वितरक जो भी हो, किसी प्रकार का माहौल बन जाता है। उस महिला ने आसपास आवाज करके दूसरे व्यक्तियों को बुला लिया और उससे पूछा कि इस कंगन का वजन कम कैसा है, तो लास्ट में उसने सोनार, जो राजू नाम का सोनार हम मान रहे हैं, उसने मान भी लिया कि इसका वजन मैंने कम किया है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? हम लोगों को पूछा है कि आप उस विलियन के बारे में बता सकते हैं कि वो विलियन कौन सा होगा जिस विलियन में जैसे उसने सोने के कंगन डालते हैं क्या उनका वजन कम हो जाता है। वो मैं आपको बता देता हूँ, उस विलियन का नाम होता है, उसको बोल सकते हैं आप अम्लराज बोल सकते हैं। अम्लराज, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, जिसे एक्वा रेजिया बोलते हैं। एक्वा रेजिया,
अब आप सोचोगे सर एक बार एजे क्या होता है? एक बार एजे का मतलब होता है जिसमें दो अम्ल मिले होते हैं। एक अम्ल आपको उसके अंदर होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, और उसके साथ में आपका एक HCl अम्ल होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका एक भाग होता है, इसका 3 भाग होता है। 3 भाग मिला, इसका एक भाग और इसका 3 भाग मिलाकर एक बार एजे तैयार किया जाता है। और एक बार एजे के विलयन में आप इस प्रकार का अम्ल होता है जिसमें आप सोने को डाल देते हो, सोने को आसानी से गला सकते हैं। इस प्रकार इतना पावरफुल अपना एकिंग एसिड होता है अपना। तो उसका नाम आपको पूछे ना कि उस विलयन की प्रकृति क्या है, उस विलयन का नाम है एक्वारेज अम्लराज, जो अपना HNO3 और HCl दोनों मिलाकर इस अम्ल का निर्माण होता है। इसमें HNO3 का एक भाग होता है और HCl का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गर्म जल का टैंक, मतलब जो हम लोग जिस घर में अपना पानी को गर्म करते हैं, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, परंतु लोहे की मिश्र धातु का नहीं करते हैं। इसका कारण बताओ। आपके घर में मान लो कि जो हम पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए हम लोग जो तांबे का उपयोग क्यों करते हैं? इसमें कारण पूछा है कि तांबे का क्यों करते हैं, लोहे की मिश्र धातु का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कि लोहा धातु होती है, वो जल के साथ अभिक्रिया करके उसके ऊपर धीरे धीरे जंग लग जाएगा, वो लोहा नष्ट हो जाएगा। तो लोहे के बर्तन होते हैं वो खराब हो जाता है। दूसरी बात होती है कि तांबा लोहे की तुलना में तांबा ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। ज्यादा अच्छा क्या, बहुत अच्छा सुचालक है। इसी वजह मेन कारण है कि आप एक लोहे के बर्तन में जल को गर्म करोगे, एक तांबे के बर्तन में आप जल को गर्म करोगे, तो लोहे की तुलना में तांबे के बर्तन में जल कम से कम 3 गुना जल्दी गर्म होगा। उसका कारण है कि कॉपर हम तांबा बात करते हैं, वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ऊष्मा की अच्छा सुचालक है, और विद्युत का भी अपना क्या है, अच्छा सुचालक। उसका मुख्य कारण है कि वो लोहे की तुलना में तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। और दूसरी बात है कि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो उनके बर्तन होते हैं तांबे के बर्तन, वो भी खराब अपने नहीं होंगे। तो ये इस लेसन के अपने अभ्यास के ये थे अपने 16 क्वेश्चन है। और 16 क्वेश्चन मतलब बहुत कम टाइम में, छोटे से टाइम में हमने 16 क्वेश्चनों की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है। यदि कोई भी बच्चा इन पूरे क्वेश्चन को पूरा देखते हैं, उनको बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आता है, तो आप एक काम कर सकते हो, इन क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो। लेकिन आपको पता है कि किसी चीज को जानने के लिए उससे पहले आपको उस लेसन की जानकारी जरूरी है। तो हम लोगों ने इस लेसन के छोटे छोटे पार्ट करके 5-6 पार्ट पीछे डाल रखे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले वो लेसन की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। जैसे आप लेसन की जानकारी प्राप्त कर लोगे, यदि आप उन पार्टों को देख लोगे, तो इन क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेंगे, एकदम आसानी से हर क्वेश्चन का चुटकी में आप जवाब दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। इसका मतलब है कि प्रश्नों को जानने से पहले आप उसका पार्ट का छोटा एकदम छोटे क्वेश्चन सार के रूप में मैंने दे रखे हैं, आप जाके पीछे देख सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में, सभी दोस्तों के साथ में, सभी क्लासमेट के साथ में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।